सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। और भाई आज बड़ा खास दिन है, विश्व बाल दिवस है। तो सभी के दिल में कहीं ना कहीं बचपना अभी भी है और बना रहे, इसलिए सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज सखी सहेली कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ। एक बात और है कि भाई बाल दिवस मनाएं, बच्चे खुश रहें और हम सभी खुश रहें, यूं कहें तो। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि उनके अधिकार उन्हें मालूम हो, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस भी है आज। और बुआ जी बढ़ती उम्र में कैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम जो है वो जारी रखना चाहिए। हाँ, तो उस पर भी बात करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, यानी कि कथा सुधा का दिन है, तो हमारे साथी तो इंतजार कर ही रहे हैं। आज हम लेकर हाजिर हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। इसका पहला भाग सुनेंगे कथा सुधा में। और रचनी भी तो है मेहंदी। देखो भाई, मेहंदी केवल रचती नहीं है, बल्कि बहुत सारी और भी जगहों में इसका उपयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी हमारे श्रृंगार से जुड़ी हुई चीजें हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मेहंदी के बारे में कुछ कहावत है, कुछ बातें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, उसको भी आप लिखकर भेजिए कि कौन सी आपको याद है। और बाकी प्रयोग तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा भी है कि इससे और क्या किया जाता है। और बुआ जी बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने अलग अलग जो बाल दिवस है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो हमारे जो एक श्रोता हैं क्या लिख रहा है? नहीं, आप बताइए। बताओ। उन्होंने लिखा है कि बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब थे दिन बचपन के वो थे बहुत सुहावने पल, उदासी से न था नाता, गुस्सा तो कभी न था। आता बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। उनकी बेहतरी, शिक्षा और खुशहाल जीवन के लिए हमें साथ आने की जरूरत है। तो इस तरह से इन्होंने लिखा है। तो हर एक व्यक्ति अपने ही देश के लिए सोचते हैं ना बुआ जी, तो उस हिसाब से इन्होंने लिखा है। और विश्व स्तर पर इसी तरह से धीरे धीरे से बातें जो हैं वो चलती हैं, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस और बाल दिवस भी हम मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखो ऐसा है कि यूं कहें तो शायद इसी की जरूरत जो है पड़ी, ताकि जो विश्व भर के और देश के भी बच्चे हैं उनमें भी आपस में सामंजस्य हो, इसलिए विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस, जो कि आज के दिन मनाया जाता है। और इसकी नींव कह सकते हैं कि 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो जारी पत्र था उस पर बालक और बालिकाओं दोनों को अधिकारों को लेकर बातचीत हुई और सभी सदस्यों द्वारा सहमति दी गई और आगे चलकर इसे स्वीकृति भी मिल गई। और धीरे धीरे फिर अब किस तरह से अधिकार हैं, क्या हैं, बच्चों का जो जीवन होता है, शनय शनय बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन छोटे से जब हम बड़े की तरफ मुड़ते हैं तो जी बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं अधिकार होते हैं, कहीं ना कहीं जो जीवन होता है बच्चों का उसमें चुनौतियां भी बहुत होती हैं। तो बहुत तरह से जो एक कह सकते हैं कि अच्छा बालक बालिकाओं का जो मन होता है वो भी बड़ा कोमल सा होता है। तो उसमें क्या चीजें घर कर जाती हैं, क्या रहती हैं, क्या नहीं रहती हैं, तो उन बातों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो जो ये अधिकार हैं वो तो है ही है, लेकिन बाल दिवस तो अपने आप में बाल दिवस है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाल अधिकार दिवस की जब बात आती है तो सबसे पहले मुद्दा आता है कि उनको उनका बचपना जो है उनके पास रखा जाए, यानी कि उनसे कोई भी श्रम न करवाया जाए, मजदूरी न करवाई जाए, उनसे कोई काम न करवाया जाए, ताकि वो पढ़ सकें, उन्मुक्त होकर खेल सकें। जैसा कि अभी हमारे साथी ने लिखा ना कि भाई कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, तो मस्त रहते हैं। तो वो जो मस्ती भरा जीवन है वो जी सकें जो उन्हें प्रकृति की ओर से मिला हुआ है, तो उसको बरकरार रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर वहीं हमारे देश में जैसे 8वीं तक शिक्षा, फिर भोजन जो मिलता है स्कूल में, उन सब की व्यवस्था की गई। फिर सुरक्षा के अधिकार की बड़ी जरूरत है, क्योंकि शोषण जो है वो बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो शारीरिक भी हो सकता है और भी बहुत तरीके के शोषण होते हैं, तो उनसे भी संबंधित बातें हैं, उसके लिए भी उन्हें सुरक्षा दी गई है। जी जी। और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो उनका जो जीवन का स्तर होता है, उस पर थोड़ा देखना कि किस तरह से वो ठीक किया जा सके। और स्वास्थ्य जो है वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है बुआ जी, क्योंकि ये समस्या भी दिन पर दिन दिखाई ये देता है कि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है दिखाई देती है। और एक जो और चीज़ है कि जब स्वास्थ्य की बात आती है या फिर जब जीवन स्तर की बात आती है, तो बच्चों में
अब वही है कि जब अगर अच्छी तरह से परवरिश है या अच्छी तरह से देखभाल है तो उस तरह से जीवन होगा, और नहीं तो फिर अगर देखभाल में कहीं कोई कमी रह जाती है, स्वास्थ्य उससे बिगड़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे कई बार देखा भी गया है कि वो कहते हैं ना कि वो नशे वशे की तरफ भी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पोषण तो दूर की बात, उससे ज्यादा बड़ी घातक चीज जो है वो और उनके लिए नकारात्मक चीज हो जाती है। लेकिन अगर मूलभूत उनकी जो जरूरतें हैं, जो हम सब की भी हैं, वो भी उन्हें मुहैया कराना बहुत जरूरी है। चाहे जैसे कि बात होती है आवास है, भोजन है, पानी है, संतुलित आहार है, शुद्ध पानी मिलना कितना जरूरी है ना। ये तो हो गई चीजें जो उन्हें मुहैया करानी है। उसके संग संग जो हो रहा है, उनके संग दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे झिड़क देना, उन्हें उपेक्षित रखना, कहीं ना कहीं उनका शोषण जो हम लोग बात कर रहे हैं, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और बच्चे होते हैं ना बुआ जी, तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि सही माने में उनके अधिकार भी क्या हैं और वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, या उनके साथ क्या हो रहा है, जो व्यवहार हो रहा है वो सही है नहीं है, ये भी उन्हें नहीं पता चलता। उन्हें लगता है अच्छा बच्चों से लोग ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसी कुछ ग्रंथियां अपने अंदर पाल लेते हैं जो कि किसी भी तरीके के इलाज से दूर नहीं होती हैं। अब आप सोचिए कि उसका पूरा जीवन एक तरीके से नष्ट हो गया सिर्फ हमारे आपके व्यवहार की वजह से। और शारीरिक तौर पर भी इसका असर पड़ता है और मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। और जहां तक एक श्रम की बात है बुआ जी, तो छोटे बच्चों से श्रम न करवाया जाए, इसके लिए भी बहुत सारे कानून भी हैं। और जो बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी जो थोड़े बहुत जो भी चीजें हैं वो कहते हैं ना कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हर चीज में नियम और हर चीज में कानून का ही सहारा लेना और उसी पर आगे बढ़ना, बल्कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है बुआ, जैसे कई बार देखा जाता है कि भाई ये चीज हो रही है अड़ोस पड़ोस में, लेकिन कोई बोलता नहीं है जी। तो उसमें भी ये है कि भाई कहीं अगर कोई बहुत जरूरत की बात है तो उसमें बोलना ही अच्छा होता है। यानी कि ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये तो तुमने कहा अड़ोस पड़ोस की बात या कहीं दूर की बात है कि सामुदायिक जहां स्थितियां हैं समाज में, लेकिन कभी कभी क्या हमने गौर किया कि घर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो बच्चों में किस तरीके से अगर भेदभाव कर रहे हैं, तो सोचिए कि जिसके संग थोड़ा सा हमने कमतर उसको हम आंक रहे हैं, उसके मन पर क्या गुजर रही है या उसका भविष्य कैसा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। या जो बच्चा बनना चाह रहा है, जैसे ये बहुत छोटी सी चीज है कि बच्चा चाह रहा है कि हमें किसी और विषय को लेकर पढ़ाई करनी है और वो हम नहीं करने दे रहे हैं, ये भी उसके कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन है ना। यानी जो वो सपने देखना चाहता है, हम उसके सपनों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो देखिए कहीं आपके घर में, हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं। और इस पर हम और चर्चा करेंगे, एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं।
जमाना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो भाई जब अधिकार मिलेगा तभी जो हम लोग बचपन की बात कर रहे हैं कि बचपना बना रहे, वो चुलबुलापन, वो एकदम अल्हड़पन जो होता है, या यूं कहें कि किसी की कोई परवाह नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना बेबाक, किसी के मुंह पर भी कुछ भी बोलकर चले आते हैं। और लेकिन एक बात तो है कि उनको देखो तो इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि वो खुशी से भरे हुए रहते हैं एकदम, बिल्कुल कहते हैं ना घड़ा बिल्कुल ऊपर तक भरा रहे, वैसी खुशी उनके अंदर जैसे ठूस ठूस के भरी रहती है। हाँ, है ना। और वो जितनी चीजें हैं ना, वो सबसे ज्यादा खेलने में ही निकलती हैं। कभी कभी हम लोग घबरा भी जाते हैं कि भैया इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई है। तो बात आती है कि विश्व बाल दिवस हम मनाते जो हैं, वो उसकी शुरुआत हुई 1954 में विश्व और में 20 नवंबर को मनाया जाता है, और भारत में तो हम सब जानते ही हैं 14 नवंबर भाई प्रसिद्ध है। लेकिन दुनिया भर में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, बच्चों से जुड़े मुद्दे जो थे उनको सुलझाने का प्रयास किया गया। बच्चों के विकास और कल्याण के प्रति इसका मुद्दा यही है कि जागरूकता फैलाई जाए, यानी कि एक बार फिर से हम विचार करें कि क्या जरूरी है उनके लिए और कैसे क्या होना चाहिए, है ना। हाँ, तो क्योंकि उनको भी तो अपेक्षा रहती है ना बुआ जी। जी, बेचारे छोटे हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं वो बड़े लोगों से ही तो होती हैं अपेक्षाएं। हम तो ये मान के चलते हैं, ऐसा हम लोग ऐसा सोचते हैं, बड़े लोग हम सब, कि हमने जो कर दिया वही बहुत है उनके लिए। और इनको क्या पता, ये तो छोटे हैं, बिल्कुल इन्हें क्या पता कि इन्हें क्या पसंद है, हम बताएंगे वही इन्हें पसंद आएगा। और चुप भी हो जाते हैं कुछ। हाँ, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अभी हम बात कर रहे थे अधिकारों की, लेकिन ये जो हम थोपते हैं, तो बाल दिवस में कहीं ना कहीं हम उनकी जो अपनी इच्छा है उसको तो नहीं हम दबा रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा तो बड़ी बात और भी है कि हम जैसे डरा देते हैं घर में। ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि बच्चा खा नहीं रहा है तो या पढ़ नहीं रहा है तो चलो हम तुमको टीचर के पास ले जाएंगे, है ना। तो एक या हम सिपाही से पकड़वा देंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, या एक कमरे में एक बंद कर देंगे, कोठरी है उसमें बंद कर देंगे। तो बिल्ली वाली कोठरी होती है, किसी घर में बंदर वाली कोठरी होती है, खाना भी नहीं देंगे। हाँ, ये कह देते हैं। वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है ये हम सोच भी नहीं सकते, हाँ, है ना? क्योंकि उन लोगों की उतनी समझ नहीं होती बुआ जी ना। अरे तो समझ हो तो भी अगर हम लोगों से भी कहा जाएगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं बंद भी कर देते हैं, आंगन वगैरह में बंद कर देते हैं। अरे नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बंद थोड़ी करते हैं, हम तो केवल कह रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहने भर से बिल्कुल दहशत में आ जाते हैं और पूरी जिंदगी वो डर उनके मन में बैठ जाता है। या अक्सर माँ कह
देती है कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ। हम लोग के लिए तो बड़ी सामान्य सी चीज लगती है दोस्तों, लेकिन संगीता बेटा तुम्हें कहीं नहीं लगता कि बच्चे जो है वो एकदम घबरा जाते हैं कि माँ बात नहीं करेगी तो क्या होगा? हाँ, जैसे हाँ। उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, और फिर पीछे पीछे लगे भी रहते हाँ। हैं, अरे बोलो बोलो कुछ हाँ। तो बोलो। या कुछ बच्चे अगर हाँ। सीधे नहीं कहते हैं तो किसी न किसी बहाने से जो माँ बहाने को से पसंद कहते होता है हैं। वो लेकर आते हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें जो हैं उनका जो बाल मन है वो बना रहे, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। जी है जी। ना? और संगोष्ठी वगैरह जो होती है बुआ हाँ। जी, या जो एक तरह से कह सकते हैं कि आयोजन होते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि भाई इस तरफ भी हमें विचार करना है। हाँ। तो उस पर सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि उसको अमल में लाने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहुत और जरूरी है। हाँ, और एक कह सकते हैं ना बुआ जी कि एक लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए कि भाई ये काम होना है तो फिर ये होना है, खाली ये नहीं कि वो ऐसे ही रह जाए और सिर्फ बातों बातों में ही बात रह जाए। तो किस तरह से उन्हें किस तरह से अधिकार दिया जाए या उनके मन को किस तरह से समझा जाए। हाँ। उन्हें भी चर्चा का विषय किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि बिल्कुल। अक्सर करके ये होता है कि भाई बच्चों की बात करने से आदमी सोचता है भाई हमारा समय जो है वो खराब हो रहा है। हाँ, ये तो बड़ा जरूरी है कि जैसे कि माता पिता कार्यालय से आए या केवल पिता ही कार्यालय से आए, अब तो अधिकतर माताएं भी आती हैं कार्यालय से, फिर चाहती हैं कि भाई हमें अपना समय चाहिए, तुम लोग अपना काम कर लो, थोड़ी देर और पढ़ लो या जाओ जाओ पार्क में खेलो। हाँ। बच्चे चाहते हैं कि वो समय हम अधिक से अधिक अपने अभिभावक के साथ गुजारें, है कि नहीं? और फिर एक समय ऐसा होता है बुआ जी जब अभिभावक गुजारना चाहते हैं समय तो फिर बच्चों के पास समय नहीं होता है। बच्चों के पास समय रहता है लेकिन बच्चे सोचते हैं कि जब, क्योंकि हमने ही उनकी हुई आदत डाली है कि वो माता पिता के बगैर रह सकते हैं। हाँ। उन्होंने अपना एक दूसरा समाज बना लिया एक तरीके से, तो फिर उस समाज में हमारे रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है ना? तो इसके लिए तैयार रहिए। हाँ। यानी कि ये नहीं तैयार रहिए कि हाँ बच्चे अपनी जिंदगी बना लें, दुनिया बना लें, ऐसा मत करिए। अपने साथ उनका पूरा जीवन यापन रखिए, खुश रहें, है ना? अच्छा, एक चीज और भी तो है बुआ जी, हाँ। जिस तरह से अकेले चले गए खेलने या फिर धीरे धीरे लगा उन्हें कि भाई अब इस समय तो जो है हम जाएंगे तो मम्मी पापा इतना ध्यान नहीं देंगे। हाँ। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं बच्चों के साथ ही बच्चे रहते हैं। हाँ। और क्या हो रहा है वहाँ वो भी पता नहीं चलता है। तो वो भी देखने वाली बात होती बिल्कुल, बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे चाहे जैसे माता पिता हों, बच्चे चाहते हैं माता पिता के संग रहना, लेकिन धीरे धीरे हम दूर करते हैं। उनकी जो बीमारी है, उनकी जो भी तकलीफें हैं वो हमें समझना होगा। अगर हम दूर रखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। फिर जाहिर है कि अगर घर में बेटा बेटी दोनों हैं तो देखिए कहीं हम भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें उनका समझना बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर शिक्षा वगैरह में। जी, शिक्षा की बात तरह है। की शिक्षा, भोजन की बात भी तो करो। जी जी, है ना? जी, भोजन जी। में तो बड़े मजे से गिलास का दूध जो है वो हमारे बेटे की तरफ ही बढ़ता है। मेवे वाला जो दूध रहता है वो 2 गिलास नहीं बनता है, तो भाई ऐसा ना करें। बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आती है भावनाएं। ऐसे ही विद्यालय में या कहीं सार्वजनिक स्थान पर भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी खास संप्रदाय के लोग आते हैं और खास संप्रदाय के यानी अपने संप्रदाय के लोगों के लिए कुछ बांटकर बच्चों को देकर चले जाते हैं। फिर बाकी बच्चों के मन में बहुत अजीब से ख्याल आते हैं। सबके अपने अलग अलग ढंग के होते हैं। या तो उस संप्रदाय के लिए उनके मन में उत्सुकता रहती है कि ये क्या है जो ये अपने संप्रदाय के लोगों को दे रहे हैं, या उनको बचपन से उसके प्रति नफरत हो जाती है, या कहीं कहीं नफरत अगर नहीं होती है तो खुद के मन में हीन भावना आ जाती है कि हम उस संप्रदाय से क्यों नहीं, अगर हम होते तो हमें भी पेंसिल कॉपी मिलती। हाँ। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है भेदभाव कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सब एक से होते हैं। जी, है ना? समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। जी। बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
अब कोई कहे इस तरह से। देखो भाई, ऐसा है ना कि बिल्कुल सच बात है कि तितलियों के जो पंख होते हैं ना, जैसे नाजुक होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लगभग बचपन ऐसा ही होता है। और हाथ में लग भी जाते हैं बुआ जी। हाँ। उनका जो रंग होता है उनको पकड़िए तो फिर देखिए कि हाथ में रंग लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जहाँ मिलते हैं, जिससे मिलते हैं उसमें अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो बड़े नाजुक से होते हैं, तो उनकी वो नजाकत, उनकी जो मासूमियत है, सरलता है, सज्जनता है, सहजता है, वो यूं ही बनी रहे। हमारा जो है प्रयास यही होना चाहिए। और कहते हैं ना कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम अपने काम कितने करें और कितने न करें, ये हमें सोचना होगा एक बार फिर ना, क्योंकि बिल्कुल कहते हैं ना सरेंडर सा होता चला जाता है सब कुछ ऐसा। तो बढ़ती उम्र में हल्के फुल्के ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि हल्के फुल्के काम करें? हमें लगा काम करते ही रहना चाहिए। हाँ बुआ जी, काम तो वैसे करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, काम करते रहना चाहिए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि बढ़ती उम्र में काम ये कुछ हद तक ही सीमित सही है बुआ जी, क्योंकि मेरा मानना है और मैं देखता भी हूँ कि जो लोग निरोग हैं और जिनकी उम्र भी ज्यादा है, फिर भी सभी काम करते हैं, जबकि लोग किसी न किसी रूप में बीमार हैं, उनको हर काम से परहेज करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि हालांकि ये सच है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनका वजन बढ़ता जाता है या वे कमजोर होते और भुलक्कड़ हो सकते हैं, लेकिन ये वृद्ध लोगों को एक ही धारणा में रखने का कोई कारण नहीं। मीडिया और समाज सामान्य तौर पर वृद्ध लोगों को अलग थलग और चिड़चिड़े के रूप में चित्रित करते हैं। दुर्भाग्य से ये चित्रण अक्सर मिथक होते हैं जो बाधाएं पैदा करते हैं, जो वृद्ध वयस्कों के जुड़े रहने या उनके लिए सार्थक चीजों को आगे बढ़ाने के रास्ते में आते हैं और जन्मदिन, करियर में बदलाव और भाई बहनों और साथियों की मृत्यु जैसे विभिन्न जो मील के पत्थर के समय बीतने की याद दिलाते हैं। लेकिन आपको जीवन में अर्थ और गुणवत्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। इनका मतलब है कि हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, अशक्त होने लगता है, किसी काम का नहीं रहता है, मतलब अनावश्यक रूप से एक तो काम नहीं कर पाते हैं और दूसरा ये कि इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो भाई इस धारणा को पहली बात तो समाज के और लोगों को बदलना चाहिए और दूसरा ये कि जिनकी उम्र बढ़ रही है उनसे यही हम लोग कहेंगे ना कि अब हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आप सारे काम घर के करिए। ये तो आपकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है और घर की जरूरतों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपका हाथ पैर चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो रसोई घर में गैस के आसपास काम न करें कि कहीं जलने वलने का डर हो। लेकिन हाँ, अगर गर्मी भी लग रही है तो आप पंखे के नीचे बैठकर सब्जी आदि काट सकती हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। ऊपरी जो डस्टिंग वगैरह जो होती है ना, धूल आदि साफ करना, अगर आपको कोई नहीं है संक्रमण का डर तो आप वो सब कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और छोटी मोटी जैसे काम होते, जैसे अपने ही काम है बुआ जी, जैसे अब सो के उठे तो जो भी बिस्तर वगैरह है वो तय कर सकते हैं और साथ ही साथ जैसे पानी का जग वगैरह है, ग्लास वगैरह है, तो उसकी साफ सफाई कर अपने पास जो सामान रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बढ़ती उम्र में जो कुछ ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं वो पास के ही टेबल पे होती हैं। तो अरे होती नहीं है, मतलब रख लेना चाहिए। हाँ, मतलब अपने आसपास ही कमरे में ही पूरी व्यवस्था करें अगर संभव हो तो। अब जैसे कि गर्म पानी की बात है तो अगर आपके पास संभव है तो केटल रख लें या बिजली से जो केटली होती है जिसमें पानी गर्म होता है रख लीजिए, ताकि अब सर्दियां भी जैसे आ रही हैं तो सुबह आप पानी पी सकें। लेकिन जैसे बोतल भरना है या आपको अपने पास लोटा रखना है तो आप उसको स्वयं भरकर रखें, है ना। कोशिश करें कि हमें अपना काम जो है वो खुद करना है ना। और वो भी जैसे अब आजकल ठंड शुरू हो रही है बुआ जी, शाम जल्दी हो जाती है तो अंधेरे वगैरह में थोड़ा न जाए, उसके पहले ही अपना पानी वगैरह जो भरना है, जो घर के अंदर भी ना निकले, नहीं घर के अंदर निकले, बस तो पानी तो अपना घर के अंदर ही ना भरेंगे, अंधेरा देख लेना, सुबह भर लें, जल्दी भर लें। देखो अंधेरा कैसे देखेंगे, अंधेरा तो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो लेकिन तुम बात देखो सही कह रही हो कि पानी आदि भर लें तो समय रहते काम कर लें। उसके संग संग जैसे नहाने गए तो अगर आपको ठीक ठाक अभी तक आप करते रहे हैं अपने कपड़े धोने वाले काम तो वो भी आप करते रहिए। ये मत सोचिए कि अब हमारी उम्र हो गई है या बाकी लोग आ गए हैं तो वो करें, वो कर रहे हैं भले ही, ये उनकी प्यार है, उनका आपके प्रति सम्मान है। लेकिन
लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपना काम खुद करें, है ना। थोड़ी बहुत जैसे बागवानी वगैरह अगर करना चाहते हैं, फूलों की देखभाल, हाँ। या कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं बुआ जी जो खराब होते रहते हैं, तो उनकी गुड़ाई वगैरह जो होती है वो कर सकते हैं। खरपतवार हटा सकते हैं, उनमें बहुत सारी मिट्टी आदि होती है, उसमें छोटे छोटे निकल आती हैं घास आदि, और छोटे छोटे और पौधे निकल आते हैं, तो उनकी साफ सफाई कर सकते हैं। कभी कभी उसमें खाद डालना रहता है ना। हाँ। तो जगह बना के उनको कर लें। बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं कि जो मुरझा जाते हैं, तो उनको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। हाँ, और देखने में भी तो ये सारी चीजें बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि अगर फूलों की देखभाल की जाए या फिर बागवानी में थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो कुछ उसी तरह की जो क्या कहते हैं एनर्जी जो होती है ना, वो खुद को भी मिल जाती है। फूलों को भी देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप उनके पास समय गुजारें, अपने काम जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके संग अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो आप एक अपना जगह बना लें, वहां नियमित रूप से आप पढ़ाई आदि करें। व्यायाम आदि तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मांसपेशियां जो है मजबूत रहती हैं और स्फूर्ति भी बनी रहती है, है ना। और अगर टहलना है तो फिर वो भी बड़ी सावधानी से। हाँ, ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत बात हो गई। अपने घर में अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, उनको कहानी आदि सुना सकते हैं, तो ऐसे आपका भी समय गुजरेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, कुछ अपने अच्छे संस्कार आपके उनको मिलेंगे, और अच्छा लगता है तो फिर वो पछोड़ने वगैरह का भी कर सकते हैं। हाँ, पहले इस समय नहीं होता था बुआ जी, जो अनाज वगैरह पछोड़ते थे। हाँ, अनाज चालना पछोड़ना, लेकिन अब अगर घर में बनता है तो। लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। तो भाई देखो, जैसे कहा जाता है ना कि उठो बूढ़ा सांस लो, चौका छोड़ो जांत लो, यानी रसोई घर का काम छोड़ के जांता पकड़ लो। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर बुजुर्ग हो रहे हैं, आप उम्र बढ़ रही है, तो रसोई घर वाला काम ना करें, बाहर जैसे तुमने अभी कहा ना, पछोड़ने वाला, चालने वाला काम है तो जांता चलाने वाला काम है, थोड़ा बहुत कूटना है, अगर आपका शरीर चलता है तो कीजिए उसको। अपना बुआ जी एक चीज और है, क्या जैसे कहते हैं ना कि जैसे अब ठीक है भाई, अब रसोई में काम वाम करने में बड़ी थकान हो जाएगी ये वो, लेकिन कभी कभी घर वालों की ऐसी आदत होती है, भाई बनाने को तो कोई भी बना देगा जी, लेकिन अगर परोसना है तो फिर वो बड़े लोग ही परोसेंगे। उसमें स्वाद आ जाता है बिल्कुल। तो वो काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या बात है, उसका पूरा लाभ उठाइए या उसका पूरा श्रेय लीजिए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि लाख कह लो कि उम्र बढ़ना एक नंबर है, लेकिन शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और वो ऊर्जा नहीं रहती जो जवानी में रहती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। शरीर से जितना काम ले सकते हैं लेना चाहिए, बस ये ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा काम लिया और एक दर्द निवारक गोली खा ली, ऐसा ना हो। व्यायाम करें जितना हो सके, पास के गार्डन में घूमने जाएं, सब्जियां साफ करें, बच्चों को संभालें, उन्हें संस्कार दें, कहानियां सुनाकर उनकी अपनी याददाश्त और मजबूत करें। खड़े होकर खाना बनाने में सहयोग करें या एक बेंच पर बैठकर बनाएं। कपड़े सूखने पर उनकी तह करके रख सकते हैं। जो भी बने छोटे मोटे काम जरूर करें ताकि शरीर भी चले और घर में सहायता भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि शोध से पता चलता है कि वृद्ध वयस्क आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग और युवा वयस्कों की तुलना में अधिक खुश और कम तनावग्रस्त और चिंतित होते हैं। ये आमतौर पर जीवन के भावात्मक पहलुओं में सुधार से आता है। हालांकि स्वास्थ्य और जो आयु है उसमें आय में गिरावट हो सकती है। वृद्ध वयस्क सकारात्मक जानकारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, जो आय वगैरह की इन्होंने बात करी कि इसलिए यदि आप दर्द और पीड़ा के साथ जाग रहे हैं तो याद रखें कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो इसी चीज से गुजर रहे हैं। किसी प्रतिभा को निखारने या दूसरों को, खासकर युवा लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी शारीरिक दर्द
उससे ध्यान हटाएं। तो ये बात अच्छी है कि आप अपना ध्यान उधर से हटाइए। एक बात और है कि अक्सर हम सोचते हैं कि अरे उम्र बढ़ रही है इसलिए दर्द हो रहा है, लेकिन आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम उम्र के लोगों को भी हो रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि हमको इसके साथ ही जीना है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। और हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि 5 दिन से हेल्पिंग हैंड छुट्टी पर अपना तो घर का सब कुछ करना ही पड़ता है, पूजा पाठ में मदद के तौर पर करना पड़ा। हाँ, ये सही है कि सभी कार्य हल्के फुल्के ही रहते हैं। त्योहारों में काम की अधिकता बहुत हो जाती है, थकान भी बहुत हो जाती है। तो भाई अभी तो छठ का जो पर्व है, आज सुबह हमारे साथियों ने सूर्योदय से पहले यानी सूर्योदय वाले अर्घ दिया है। हाँ। और उसे पारण किया है। उसके बाद तो थकावट तो होगी क्योंकि दीपावली के बाद छठ की पूजा और अच्छा खासा 4 दिन का ये त्योहार सबने किया है। सुबह सब हमारे लोग गंगा स्नान करके जब अलग अलग जगह से नदियों से स्नान करके आए हैं। तो ये हमारी साथी ने लिखा है। तो कुछ इसी तरीके से काम तो आता है, करना ही रहता है। और फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कथा सुधा। तो कथा सुधा में सुनते हैं अमावस की रात का पहला भाग। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। दीपावली की संध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे। प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे। भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज 1 महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते। गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थीं। मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया। बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था, और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था।
जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी। कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं। भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, आज तो दिवाली है। देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देखकर भी उसे आनंद नहीं हुआ। हाँ, आज दिवाली है। गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा, आज तो दिवाली है। हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे? देखो, आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी। ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे, बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे। उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए? हाँ? देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं। वही अमावस्या की डरावनी रात थी।
गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरिजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें। नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनीलागीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज, जांफरोश, गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोदकर दुनिया को पाक कर देने का अज़्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायराबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शब रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बर्दारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे। वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला, वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कोई शायद की पाहुनी है। अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा। हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई। अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार हैं: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक,
पंडित देवदत्त, जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास, जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। बुआ जी, तो भाई ये बहुत ही बढ़िया कहानी बढ़िया कहा। अभी तो देखो पता चलेगा कि आगे क्या होता है। अभी तक का तो जो भी दृश्य था बड़ा मार्मिक था, तो आगे बड़ा रोचक इसमें मोड़ भी आता है, वो भी सुनेंगे अगली कड़ी में। ये पहला भाग था और अब चलते हैं हम लोग सौंदर्य निखारने के लिए। सौंदर्य निखारेंगे, मेहंदी लगाएंगे, और कैसे कैसे लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये आप बताइए, हम आपको गीत सुनाते हैं। मेहंदी भी बहुत सारे लोगों का जिया ले जाती है बुआ जी। क्योंकि पहले तो देखिए छोटे थे हम लोग जब, पत्तियां उसकी खींच खींच करके और फिर उसकी सिल पे पिसाई होती थी और फिर उसके बाद हाथ पे रचा जाता था, लेकिन सींक वगैरह रहती थी या फिर ऐसे ही उसको किसी न किसी माचिस की तीली से लगा लिया करते थे। अब तो अच्छे अच्छे से कोन आ गए हैं, बिल्कुल तो अच्छी लगती है। एक से एक डिजाइनें भी आ गई हैं। जी हाँ, लेकिन डिजाइन तो भाई वही फिर बात हो गई ना कि सुंदरता के लिए है या सजावट के लिए है।
लेकिन और भी इसके औषधीय गुण हैं, तो उसके बारे में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। हिना का जो है, इसे हिना भी कहते हैं, इसे लसनिया एनर्मिस भी कहते हैं, और चिकित्सा प्रणाली में इसे इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर में तो उपलब्ध है, जैसे तुमने बताया, इसमें टैनिन, वासोन एंड मैलिक एसिड, ग्लूकोज, मैलिटोल और म्यूस्लेज भी पाया जाता है, जो ज्वर को ठीक करने में होता है सहायक, ठंडक प्रदान करता है। ये तो सभी जानते हैं, इसीलिए हम लोग गर्मी में इसे लगाते हैं और सर्दियों में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है ना। और इससे तेल भी निकलता है। पहले तो तेल भी हम लोग इस्तेमाल करते थे, मेहंदी रचे इसलिए पहले तेल लगाया जाता था हाथ में, है ना जी। और मेहंदी लगाने के बाद भी तो फिर वो चीनी और पता नहीं क्या क्या बुआ जी वो भी लगाते हैं। और संस्कृत में भी इसे अलग अलग कहते हैं, जैसे रंजिका है, नखरंजनी और मध्यंतिका, तो ये सब भी कहते हैं। और साथ ही अलग अलग भारत के जो भाग हैं उसमें भी अलग अलग मेहंदी, अलग अलग भारत के अलग 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 कितने भारत हो गए। गुजरात वगैरह में मेहंदी को अलग कहते हैं। तो इसका पाउडर वगैरह जो है अब तो देखा जाता है कि मतलब कोन्स में आते हैं, या फिर मेहंदी रचाने के काम आते हैं, या फिर बालों में भी पीस कर उसे घोल करके रात भर रख दिया जाता है, और फिर उसमें तरह तरह की चीजें भी मिलाई जाती हैं। देखो भाई, इसके लिए तरह तरह की चीजें मिलाने की जब बात आती है तो हमारे साथी ने लिखा कि पानी से जो पैरों में फंगस लग जाते हैं, जैसे हाथ पैर में पानी लगना बोलते हैं, मेहंदी लगाने से ये दूर हो जाता है। हाथ पैर में जलन होने पर भी कच्ची हरी मेहंदी पीस कर लगाने से, यानी जो पत्तियों वाली आती है तलवे में जलन से आराम मिलता है। हाँ, यानी कि जो पैकेट वाली है वो नहीं, जो हरी पत्ती है वो। हाँ, बिल्कुल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सौंदर्य निखारे मेहंदी तो हाथ पैर में हो या फिर सफेद बालों को रंगना हो तो मेहंदी बहुत काम आती है। कोई त्योहार हो या घर में मांगलिक कार्य, सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक मेहंदी अपनी जगह रखती है। जी। और इसके प्रयोग की बात करें तो जैसे एड़िया फटती है तो उसमें भी लगाते हैं, या पानी लगना, जैसे हमारी साथी ने लिखा है। एड़ी फटना थोड़ी अलग चीज है, पानी लगना अलग चीज होती है, दोनों में फायदेमंद है ये। अगर मेहंदी में दही, आंवला पाउडर और मेथी पाउडर मिलाकर घोल तैयार कर लें और इसे बालों में लगाइए। 1-2 घंटे बालों में रखने के बाद बाल धो लीजिए। ऐसा करने से बाल जो है काले, घने और चमकदार होते हैं। तासीर ठंडी होने के कारण मेहंदी का उपयोग शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए किया जाता है। हाथ और पैर के तलवों में मेहंदी लगाने से शरीर की गर्मी कम होती है। इसके अलावा मेहंदी के ताजे पत्तों को तोड़कर साफ में भिगो दे, रात भर रखने के बाद सुबह छानकर पी लीजिए। ये प्रयोग भी शरीर की गर्मी को दूर करने में लाभप्रद है। तो ये जो मेहंदी में इन्होंने बताया कि दही, आंवला पाउडर और मेथी पाउडर मिलाकर लगा सकते हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं। आंवला पाउडर लगाकर लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए और फिर लगाइए। और इस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना सूट करती है मेहंदी। कुछ लोगों को बहुत उससे खुजली होती है, खुश्की हो जाती है, सावधानी तो आप इसका प्रयोग ना करें। तो ना करें। सावधानी से क्या मतलब, उसको कह दे भाई देखो तुम इस बार खुजली मत करना, ऐसा नहीं। हाँ, तेल वगैरह लगा लें। हाँ, या उसके बाद लगा लें। हाँ, तो उससे थोड़ा सा आराम। लेकिन जैसे इन्होंने लिखा, हो सकता है दही डालकर लगाएंगे तो नहीं होगी खुश्की। हाँ बुआ जी, क्योंकि उसमें तो वो तो कहते हैं ना कि प्राकृतिक चिकनाई है ही है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर सकते हैं। और प्रोटीन भी होता है, विटामिन ई भी होता है। वैसे मेहंदी का जो तेल होता है वो भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के लिए भी कहते हैं कि मेहंदी बहुत फायदेमंद है। हाँ, उसको भिगाकर उसके पानी से आंखों को अगर धोया जाए, या नक्सीर वगैरह है भाई। लेकिन आंखों के लिए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बस सुनी हुई बात है। प्रयोग में अगर किसी ने किया हो तो ही करे, क्योंकि इसमें ये ठीक नहीं है। पता लगा लें और फिर उसके बाद किसी न किसी से पूछ लें, उसके बाद वैसे कर सकते हैं। और इसको त्वचा में भी निखार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बुआ जी। जैसे हरड़ के चूर्ण जो होते हैं, उसे या पुष्प, दाड़िम के जो पुष्प होते हैं उनकी कली, मेहंदी, और फिर हरड़ के जो चूर्ण होते हैं। दाड़िम के कौन से पुष्प? दाड़िम के कोई पुष्प होते आम की अनार को दाड़म कहते हैं बहुत सारी जगहों पर। जी। अच्छा। तो उसको लगाएं, पीस कर लगा सकते हैं। बताइए, दानी में है तो वो तो उसे करें। हाँ, तो भाई चूंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो घुमौरी में भी आराम मिलता ही है ना। बिल्कुल, कुछ ज्यादा ही ठंडी होती है बुआ जी। अगर ज्यादा देर तक रख लिया जाए तो फिर छींक भी आने लगती है। थोड़ा सा भी मौसम अगर है और आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो भाई इससे दूर रहें। नहीं तो भाई ऐसा है तो वही वाली नजाकत तो इसकी, मतलब इसकी तासीर तो ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना कि मूली के पत्ते पे पैर रख दिया तो छींक आने लगी।
बहुत, और आजकल तो ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो बालों के डैंड्रफ में भी कहते हैं कि बहुत फायदेमंद है, और मृत कोशिकाएं जो त्वचा की होती हैं या फिर टैनिंग वगैरह जो होती है, दो मुंहे बाल जो कई बार हो जाते हैं, तो उनमें भी उसको भी हटाने में मदद मिलती है। यानी कि जो रूखापन होता है बाल का वो काफी हद तक मेहंदी से कम हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि जो हम लोग प्रयोग करते हैं खासतौर से, जैसे आंवला लगाना है, पहली बात तो सबसे अच्छी बात है कि उसमें आप अच्छे से लोहे की कढ़ाई में उसको भून लीजिए, लोहे आंवले के पाउडर को। अच्छा। वो काला हो जाए तब उसको मेहंदी आप उसमें डालीजिए, मतलब लेकिन ठंडा हो जाए तब। तो जल नहीं जाएगा बुआ जी? हाँ, आंवला जल जाने दीजिए। बिल्कुल जल जाएगा। और जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें आप मेहंदी डालिए, पानी डालिए, मेहंदी डाल लीजिए, घोल दीजिए। इसमें आप चाहे तो चुकंदर भी डाल सकते हैं, उसमें बरगंडी कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको अगर जब आप लगाते हैं बालों में लगा लीजिए, पहले तो 4-6 घंटा भिगो दीजिए तो और कालापन आ जाएगा, फिर बालों में लगा लीजिए, धो लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि बालों में थोड़ा सा रूखापन आ रहा है तो खूब अच्छे से जब बाल सूख जाए तब बालों में खूब अच्छे से तेल की मालिश कीजिए। इससे जो आपने डाला है, मेहंदी लगाया है, उसका रंग भी पक्का हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर से धो लीजिए, तो फिर देखिए कितना मजा आता है, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोग इसमें नींबू भी डाल लेते हैं। हाँ, नींबू से भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब सामान सब लपेट लो भाई, नींबू हटाओ। चलो। हाँ बुआ जी, तो सबको संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार।